प्लीज़ चैनल को लाज़मी सपोर्ट कीजिए और लाज़मी आगे शेयर कीजिएगा ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। प्लीज़ जस्ट शट अप। तुम जानबूझकर बहाने बना रही हो। वो चीखे और बेचारी तानिया सहम कर 2 कदम पीछे हुई, आंखों में आंसुओं का सैलाब यूं ही उमड़ आया। मैं सच कह रही हूँ मैं उससे बात की थी, लेकिन वो अपनी स्टडी कंप्लीट होने से पहले कुछ नहीं करना चाहता। वो सर झुकाकर उनको आगाह करती हैं, बट यू नो कि अब मैं मज़ीद वेट नहीं कर सकता। मुझे बिज़नेस में लॉस हो रहा है। क्या हो जाएगा अगर वो अपने बाप की थोड़ी सी हेल्प करवा देगा? इतना अरसा उसका खर्चा उठाया है, उसको खिलाया पिलाया है, क्या वो इतना सा भी नहीं कर सकता? वो गुस्से से लाल भुभुका चेहरा लिए कुर्सी पर बैठ के और तानिया बढ़कर पानी का गिलास उनके सामने पेश करने लगी। मैं इसको मैसेज किया है कि जल्द घर आ जाए, लेकिन नवाब साहब अभी तक घर नहीं आए। तुम कॉल करो इसको कि जल्द आए। मैं उसके बाप का नौकर नहीं हूँ कि उसका वेट करता रहूँ। वो निगाहों से ही उनको खा जाना चाहते थे। जी मैं उसको कॉल करती हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए, वो मान जाएगा, प्यार से समझा देना। उन्होंने मिन्नत की तो साजिद भी अपने रवैये को जानते हुए लहजा ठंडा कर गए। आंखों में बेपनाह मोहब्बत का समुंदर लाकर उनका हाथ थाम लिया। आई एम सॉरी, मैं तलक हो गया, मगर मैं क्या करूँ यार, मैं तुम दोनों के मामले में बहुत जज्बाती हूँ। तुम जानती हो कि मैं तुमसे और उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यही वजह है कि तुम लोगों के मतलब हर दर्जे फ़िक्रमंद रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे बेटे का मुस्तकबिल गैर रोशन हो और वो मेरी तरह 2 टके का कारोबार करता हुआ अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दे। उसको बेहतर मुस्तकबिल हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो कुर्बान करना ही पड़ेगा। उनका समझाने की कोशिश करते मोहब्बत का जाल फेंकने लगे और वो मासूम औरत हमेशा की तरह उनकी बातों में आती मुस्कुरा गई। वो अपनी महरूमियों और डर को मिलाए साजिद से मोहब्बत और खौफ दोनों रखती थीं। अस्सलाम वालेकुम। तानिया अपने बेटे की आवाज़ पर जल्दी से उनसे दूर होकर खड़ी हो गई। वालेकुम अस्सलाम। आओ मेरे शहजादे आओ, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। वो तंज कर रहे थे या वाकई लहजे में मोहब्बत थी, वो समझने से कासर हुआ। जी। वो सर हिलाकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। बैठो, तुमसे बात करनी है। उन्होंने उसे अपने सामने कुर्सी को सीट कर बैठने का इशारा किया तो वो सर झुकाए उनकी बात पर अमल करता है। इस बेचारे की सारी ज़िंदगी इसी चीज़ पे तो गुजरी थी। उसको क्या करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है और क्या पढ़ना है, उसकी सगी माँ और सौतेले बाप की मर्ज़ी से होता था। वो इस किस्म का रवैया सहता हुआ बेहिस हो गया था। उसकी अपनी ख्वाहिशात और ख्वाब अब कहीं नहीं थे। बचपन से सधाया गया शेर जब गुलामी कबूल कर लेता है तो वो जंगल या बादशाह नहीं, सर्कस आमददारी कहलाता है और शायद वो भी ऐसा ही बन चुका था। बचपन से उनके हाथों का की कठपुतली बना हुआ था, उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजार रहा था। कौन से सेमेस्टर कितना अर्सा हो गया रहता है तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होने में? हसीब मामूल सवाल किया। 5वां सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है और अभी 4 पढ़े हैं, मेरा मतलब है 2 साल। वो अपनी माँ को एक नज़र देखकर सर झुकाए जवाब देता है। उसकी माँ अपने शौहर के सामने उसको कम ही बुलाती है ताकि उसको देखती भी कम। उसको कभी कभी लगता कि उसका बाप ही नहीं, उसकी माँ भी सौतेली ही है। गुड। मैंने तुम्हारे बारे में हमेशा पॉजिटिव रिवॉर्ड ही हासिल की है। ज़ाहिरी बात है मेरा मेहनत से कमाया गया पैसा तुम उजाड़ने से तो रहे, क्योंकि तुम मेरे फरमाबरदार बेटे हो। वो मुस्कुरा कर बोला। उसके तंज अंदाज में वो गुस्से से ज़्यादा प्यार भरे लहजे को एहसान जताता और डराने की कोशिश करता। बाय द वे इसकी एज क्या है तानिया? वो जानबूझकर तानिया बीबी को बीच में लाए जबकि वो सर झुकाए हुए था। 20 साल 2 माह। वो कहती दोबारा अपने काम में मसरूफ़ होने की कोशिश करती हैं। गुड। मुझे तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी नाम का एक बाल भी नज़र नहीं आना चाहिए। तुम्हारी एज के हिसाब से तुम क्लीन शेव में ज़्यादा अच्छे लगोगे। वो उसको दाहते करते हैं तो वो धीरे से सर हिला गया। उसकी हल्की हल्की दाढ़ी जो थोड़ी लेट ही आई थी, उसको साजिद हर वीक क्लीन करवाने का हुक्म सादर कर देता था। यही वजह थी कि अचान अली देखने में कोरियन लड़कों जैसा हैंडसम लगता था। वो 20 साल का था मगर चेहरे की मासूमियत और पर्सनैलिटी उसको 18 साल का बच्चा दिखाती थी। खैर तुम्हें पता है मेरे प्यारे बेटे अरशान अली। वो आगे को झुकते उसका हाथ थाम लेते हैं और अपने हाथ पर उनकी उंगलियों की सरसराहट से अरशान को बेपनाह उलझन हुई, मगर वो बोलने का हक हरगिज़ नहीं रखता था। इतना याद रखना कि तुम्हारी एज बेस्ट एज है दौलत हासिल करने के लिए। शाम को तैयार रहना, तुम्हें अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाना चाहता हूँ। वो उसको हदायत करते उठ खड़े हुए, यानी अरशान का भी खड़े होना लाजम था। समझ गए हो ना, हमेशा बाप के पैसे पर ऐश नहीं की जाती। अपने जोरे बाजू पर भी एतमाद रखो। यू आर अ डायमंड फॉर मी। वो मुस्कुराकर उसका गाल सहलाते बाहर निकल गए और वो गाल मसलता उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करता है। आप इनको कहें ना कि मैं किसी और जगह और पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ। वो मासूमियत से अपनी माँ की जानब देखता है जिसकी आंखों में अपने शौहर के जाते ही उसके लिए बेपनाह मोहब्बत और तड़प आ गई थी। मेरी जान, मैं कहा था उनको, मगर तुम जानते हो कि वो अपनी मर्जी करेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ काम करो। वैसे देखा जाए तो कोई मजाका भी नहीं है, वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। उसको समझाने की कोशिश करती हूँ, उसके पास आई जबकि वो भीगी पलकों से सर झुकाकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। मुझे वो ही अच्छे नहीं लगते मामा, उनका काम पता नहीं कैसा होगा। वो एतराज़ बरतता है।
ओहो मेरी जान, बताते तो हैं कि उनका ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिका कोई काम है, बड़े लोगों की कीमती चीज़ें और साजो सामान एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क भिजवाते हैं, इसलिए उनका ज़्यादातर बड़े लोगों में उठना बैठना है। रोज़ रोज़ आने वाली पार्टीज़ भी उन इसीलिए होती हैं। तुम फिक्र मत करो, वो बेशक तुम्हारे साथ थोड़े तल्ख होकर बात करते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं और उनकी हर मुमकिन हद तक यही कोशिश होती है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ। वो उसके सर में हाथ फेर कर उसे अपने साथ लगाती हैं तो वो चुप सा सर हिला गया। अपने दिल को बदगुमान मत करो, बल्कि उन किसी के बारे में अच्छा सोचो। सौतेली औलाद को यूं ही खुला दिल करके नहीं पाला जाता। अगर वो डांट देते हैं तो या कोई नापसंदीदा काम भी करने को कहते हैं तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको अपना सगा बाप समझते हुए इनकी बात मानो, क्योंकि तुम्हारा सगा बाप इस काबिल भी नहीं था कि तुम्हें पनाह देता या तुम्हारी ज़रूरियात का ख्याल रखता। साजिद ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो अपना दिल उनकी तरफ से बुरा मत करो। वो उसके माथे से बाल हटाकर वहाँ लब रखती हैं। मेरा प्यारा बच्चा, वैसे ईशान जैसे जैसे दाढ़ी आ रही है तुम मज़ीद प्यारे होते जा रहे हो। उसकी तारीफ़ करती हैं तो वो मुस्कुरा गया। उसकी दाढ़ी काफ़ी लेट मगर बहुत दिलकश अंदाज में आई थी। क्या फ़ायदा जब आपके शौहर को ये पसंद नहीं। शावीर इतना प्यारा लगता है बढ़ती हुई दाढ़ी के साथ, मगर मुझे क्लीन शेव के साथ सब कोरियन हैंडसम और चॉकलेटी बोलते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मुँह बसोर गया। हाँ तो तुम ऐसे भी बेपनाह हसीन लगते हो कि सबका दिल आ जाता। और अभी तुम्हारी एज ही क्या है जो तुम दाढ़ी रखो। वो मुस्कुराकर उसका दिल फिर साफ़ करने की कोशिश करती हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। मैं भी सुबह से कुछ नहीं खाया। वो जाने लगी तो वो उनका हाथ थाम कर उन्हें रोकता है। आप खा ले, मैं शावीर और सागर के साथ खा कर आया हूँ। वो उनको कहता उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा और तानिया मुस्कुरा गई। उनका बेटा बेशक बहुत मासूम और अच्छी तरबियत का हामिल था। खामोश और झुकी हुई औलाद वालिदैन को हमेशा तरबियत याफ्ता ही लगती है। शायद कुछ वालिदैन ये भूल जाते हैं कि ये खामोशी उनके बच्चों के ख्वाबों और अरमानों का कत्ल होती है। उनका झुका हुआ असर सिर्फ बर्दारी ही नहीं, कभी कभी खौफ व हरास और नफसियाती मसला भी होता है। शाहू बेटा, तुम्हारी दादू कहाँ है? फ़ाइक शावीर के पास सोफे पर आकर बैठते नरमी से पूछते हैं, जो कि फ़ाइज़ और हिना के साथ बर्गर खाता एंजॉय कर रहा था। क्यों, आपका डांट खाने का मूड बन रहा है क्या? वो हंसा हिना और फ़ाइज़ को देखता है, जो अपने मुंह से बड़ा वाला मुंह में डालकर उसे नगलने की कोशिश करते हलकान हो रहे थे। और फ़ाइक उसकी बात पर गुस्से से उसका कान पकड़कर मरोड़ते हैं। नालायक, बेवकूफ़, गधे के बच्चे। ओह मेरा मतलब गधे। वो अपनी ज़ुबान के फिसलने पर जल्दी से तस्हीह करते हैं। बहरहाल वो उनका ही बच्चा था। पापा, मुसलमान की एक ज़ुबान होती है। वो कान छुड़ाने की कोशिश करता बेचारगी से बोला तो वो मज़ीद बरहम हुए। शाबाश बेटा, बाप को गद्दा कहलवा कर बहुत मज़ा आता है। वो कान को मज़ीद ज़ोर से मरोड़ते हैं तो वो कराहता बर्गर प्लेट में रखकर उनको देखता है, जबकि हिना और फ़ाइज़ उसको यूं देखकर ये सोच रहे थे कि अगर ऊपर से दादू आ गई तो फ़ाइक अंकल का क्या बनेगा। पापा छोड़ दें वरना मैं दादू को आवाज़ दे दूंगा। वो धमकी देता है, जिसका उल्टा ही असर हुआ। बदतमीज़ इंसान, तुम्हारी वजह से मरियम मुझसे नाराज़ है। वो मेरी जान की दुश्मन बन चुकी है, क्योंकि उसकी नज़र में मैं कोई स्टैंड नहीं ले रहा। मैंने जानबूझकर तुम्हें अम्मी जान के हवाले किया है, जो तुम्हें लाड़ प्यार करके यूज़लेस बना रही हैं। तुम्हारी वजह से मुझे सोसाइटी का हर दूसरा बंदा यही कहता कि फ़ाइक, आपका बेटा बेशक छोटा है, मगर इतना भी नहीं कि गली के 7 साल के बच्चों के साथ खेले। ये 70 रुपये वाला अंडा बर्गर खाए, 100 रुपये वाला है। फ़ाइज़ जल्दी से तस्हीह करता है तो हिना ने अंकल की घुरी पर उसके टोका रसीद किया। तुम्हारी एज के बच्चे स्टडी के साथ अपने वालिदैन के शाना बशाना होते हैं, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। टी शर्ट पहनकर छोटे बच्चों की तरह हुलिया बनाई, ये अंडा बर्गर खा रहे हो। वो झटका देकर उनका कान छोड़ते हैं तो वो मुंह सोता कान सहलाने लगा। वो तीनों वाकई में कार्टून ही लग रहे थे, जो सफ़ेद स्पोर्ट्स शर्ट के साथ गुंड तकाकी जीन्स पहने हुए थे। फ़ाइज़ और हिना पर तो ये खुलिया सूट कर रहा था, मगर उसके लंबे कद काट की वजह से थोड़ा अजीब लग रहा था। तो पॉकेट मनी बढ़ा दें, जिंगर बर्गर खा लिया करूँगा। और हुलिया का क्या है, अपने घर में बैठा हूँ। उसने साबित किया कि वो ढीठ इब्ने ढीठ है। शावीर, उनका लहजा तंबीही था, जिस पर शावीर मुंह बना गया कि उसी वक्त सामने देखकर आंखों में चमक दर आई, क्योंकि सामने से उसकी दादों की शायरी सवारी जलवा फ्रेज हो रही थी। उसका मिनट में अपने बाप की अफसर अफजाई करवाने का प्लान बन गया। क्यों मेरे बेटे को तंग कर रहा है? दादो फ़ाइक के पीछे होने पर शावीर के साथ बैठती हूँ, जिसके बाल सहलाने लगी। मैं वैसे ही इसका हाल चाल दरियाफ्त कर रहा था अम्मी जान। वो कहते जाने के पर तोलने लगे, क्योंकि शावीर की गंदी आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। माशाल्लाह, चश्मे बदूर, अच्छी बात है, अपने बेटे का हालचाल पूछते रहना चाहिए। वो प्यार से बोली तो शावीर दोबारा बर्गर उठाकर खाता मुस्कुराया। इन्होंने मेरा कान खींचकर हाल पूछा था दादो। वो उसकी शिकायत पर दांत कुचकुचाते उसे देखते हैं और फिर जल्दी से वहाँ से रफू चक्कर हो गए। अपनी वालदा से वो किसी तौर बहस नहीं कर सकते थे कि उनकी वालदा का उन पर काफ़ी ज़्यादा रोब था। हाय मैं मर गई, मेरे लाल का कान कैसे लाल कर डाला। ऊँट रे ऊँट, तेरी कौन सी कुल्सी दी? इधर आ, मैं तेरे हाथ ना तोड़ दूँ जिनसे तूने मेरे बच्चे को तकलीफ दी। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। वो उसका कान फिक्रमंदी से सहलाती हुई साथ साथ फ़ाइक को भी डांटती जा रही थी, जो कमरा बंद किए
अपनी बीवी के सामने हाथ बांधे मुजरम की तरह खड़े थे। सुन रहे हैं ना आप अपनी वालदा की इंसल्ट। हम शावीर के पेरेंट्स होते हुए भी उसकी ज़िंदगी का कोई फैसला नहीं कर सकते। दैट्स वाई ही इज़ अ लूज़र। वो अफसोस से कहती हैं, आईने के सामने जाकर हाथों पर बॉडी मॉइस्चराइज़र लगाने लगी। बट वो उससे बहुत मोहब्बत करती हैं मरियम, एंड स्पेशली शी इज़ माई अम्मी जान। मैं उनको ये नहीं कह सकता कि मेरे बेटे से ज़्यादा लाड प्यार मत करें। वो अपनी जगह दुरुस्त थे, बट आप ये कह सकते हैं कि बिला वजह लाड प्यार उसको बिगाड़ रहा है। वो 22 साल का होने वाला है, मगर अकल नाम की कोई चीज़ नहीं। सेंस ऑफ ह्यूमर, एटिकेट्स एंड स्टडी ग्रेड्स तो ख्वाबो ख्याल हैं। अशान भी तो है ना, सच एन अमेजिंग चाइल्ड, स्टडी से लेकर लुकिंग तक। ही इज़ द क्रिश ऑफ एवरी पर्सन। वो अभी 21 का भी नहीं हुआ और उसके साथ 5th सेमेस्टर में है। मैं इसको देखकर सोचती हूँ काश मैं अपने इकलौते बेटे को उस जैसा बना सकती, मगर मैं एक बेटे की माँ होते हुए भी खुद को बेऔलाद महसूस करती हूँ। आपकी अम्मी जान बचपन से लेकर अभी तक उस को गोद लिए हुए हैं। उनका अंदाज बेशक नहायत धीमा और नरम था, मगर उनके अल्फाज फाई को शर्मिंदा करते जा रहे थे। उनकी वाइफ बेशक असूल पसंद औरत थी, मगर वो बदतमीज़ और झगड़ालू हरगज़ नहीं थी। उनके लहजे में हमेशा एहतराम और अपनायत ही होती थी। बहरहाल बचपन की और अब बात और थी। अब शावीर का मुस्तकबल है। ही इज़ यंग, ही इसको यूँ वेस्ट होता नहीं देख सकती मैं। बहुत में अंदाज में कहकर दुपट्टा हिजाब के अंदाज में लेने की, ताकि मगरब की नमाज अदा की जा सके। यू आर राइट माई डियर, मैं एक बार फिर बात करूँगा, डोंट वरी। वो मोहब्बत से अपनी बीवी को देखते सरब इस बात में हिलाते हैं तो वो भी हल्का सा मुस्कुराती जायमाज उठाने अलमारी की तरफ बढ़ी। उनकी मोहब्बत और पसंद लाजवाल थी। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, तो आज तक एक दफ़ा भी उनके दरमियान ज़ला कलामी नहीं हुई थी। वो कभी भी घरेलू मसलों को बुनियाद बनाकर एक दूसरे को कसूरवार नहीं ठहराते थे, बल्कि हमेशा मोहब्बत और एहतराम अलहूज़े खातर रखते हुए मसाइल का हल तलाशते थे। क्योंकि मोहब्बत का हो जाना ऐसे ही है जैसे बारिश के कतरों का ज़मीन पर गिरना, और मोहब्बत को बरकरार रखना ऐसे ही है जैसे गिली ज़मीन का खुश्क होना। हाँ हाँ मुझे ना तुम बहुत फ़नी हो, आई लव यू डार्लिंग। मारिया हंसती हुई उसके हाथ पर हाथ मारती हैं तो अंशरा उन दोनों को यूँ देखकर धीमे से मुस्कुरा गई। वो आज अपनी मामा के साथ मुजरा के घर आई थी और सुबह से शाम का वक्त हो गया था। उन्होंने मिलकर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। बस आंटी कभी गुरूर नहीं किया। मेरी मामा कहती मुजरा तुम्हारे ससुराल वालों की मौजें होंगी जो तुम जैसी खुश अखलाक लड़की उनके घर जाएगी। वो मुस्कुरा कर कहती फ्रूट्स काटने लगी, जिससे मारिया फ़क्तन फ़वक्तन लुत्फ़अंदोज़ होती जा रही थी, जबकि अंशरा कम ही खाने वाली चीज़ों को हाथ लगा रही थी। तो और क्या मेरा दिल कर रहा मैं ही तुम्हें अपने बेटे के लिए ले जाऊँ। इतनी प्यारी तुम, ऊपर से हमारी अंडरस्टैंडिंग भी इतनी ज़्यादा है। क्या ख्याल है तुम्हारा? वो पेशकश करती हैं, जिस पर मुजरा पहले से ही दिलो जान से राज़ी थी। उसको भी आदिल काफ़ी पसंद था, जो कि किसी सिम की फ्रेंचाइज में मैनेजर की पोस्ट पर था। वैसे भी वो नॉर्मल फैमिली थी। मुजरा को किसी भी चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो किसी को भी दौलत पर जज नहीं करती थी। अंशरा से दोस्ती उसने किसी भी लालच से पाक होकर ही की थी। मेरे ख्याल में ये बात आपको मेरी मम्मा से करनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत शाय गर्ल हूँ। वो मसनूई अंदाज में मुस्कुराकर दुपट्टा ना होने की सूरत में बाल ही मुंह में ले गए दबा गई, जिस पर अंशरा और मारिया हंसने लगी। अंशरा अपनी वालदा के ख्यालात से पहले ही वाकफ़ थी, इसलिए उसकी उनकी बात पर ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। ओके ओके डियर शाय गर्ल, तुम्हारी मम्मा ही जैसे ही टूर से वापस आई मैं उनसे बात कर लूँगी। अपनी मम्मा का नंबर मुझे सेंड कर देना। वो उसको हदायत करती अपने बालों में हाथ चलाकर उन्हें ठीक करने लगी। ओके कल आएंगी ना आप फिर? मैं आज बहुत इंजॉय किया। वो जल्दी से अपनी ख्वाहिश लबों पर ले आई। ऑफकोर्स तुम कहो और हम ना आएँ? मारिया हंसी। अंशरा मेरी जान तुम इतनी खामोश क्यों हो? मजरा उसके पास जाकर उसको बाहों के घेरे में लेकर पूछती है तो वो मुस्कुरा गई। मैं क्या बोलूँ, मैं तो आप दोनों की बातों को एंजॉय कर रही हूँ। वो मुस्कुराई। ये इतना कम बोलती है, मैं इसीलिए इसको फियांसे भी वही लेकर दिया जो कम बोलता हो। नबील बिल्कुल इसके तरह ही है। मारिया ने मोहब्बत से अपनी बेटी को देखते अपने दामाद का भी जिक्र किया। बिल्कुल ठीक किया आंटी, खूब निभेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। मुजना ने आंख दबाते अंशरा को ठोकर रसीद किया तो शर्माती हुई उसको घूरी से नवाजती हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि ये हमेशा ऐसे ही खुशोखरम रहें, बुरे लोगों की बुरी निगाहों से बचे रहें। वो दुआ देती हैं, जिस पर मुजरा और अंशरा दोनों ने यकलखत आमीन कहा। ओके डियर अब चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, आदिल घर आने वाला होगा। वो उठकुड़ी साथ ही कंधे पर गिरा अपना दुपट्टा ठीक करके सर पर ओढ़ा। वो दोनों माँ बेटी बाहर निकलते हुए सर पर सूट का हमरंग दुपट्टा ओढ़ लेती थी। अंशरा तो कभी कभार स्ट्रॉलर के साथ हिजाब करके दुपट्टा पिन्स के साथ गले में सेट कर लेती थी। ओके आंटी इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, मुजना ने मोहब्बत से कहा तो वो उसके गले मिलकर अलविदाई कलमात कहती चली गई और उनके जाते ही मुजना का सेल गुनगुनाने लगा। हेलो। वो जल्दी से कॉल रिसीव करती है जो कि उसके कज़न की थी। कहाँ थी तुम? मैं कब से तुमको कॉल कर रहा हूँ। मुकाबल गुस्से से बोला। ओहो अंशरा और उसकी मामा आई हुई थी यार, अकेले टाइम स्पेंड नहीं हो रहा था तो सोचा कि उनको बुला लूँ। मामा तो अपने बहन भाइयों के साथ टूर पर गई हुई हैं। वो मुँह बसोर कर कहती सोफे पर बैठी, सदके जाऊँ तो मुझे बुला लेती। वो शरारत करता है तो मुजना हंस पड़ी। इतने बुरे दिन नहीं आए मुझ पर, वो शरारती अंदाज में बोली। जस्ट शट अप। मुँह फैला गया तो मुजना का कहका बुलंद हुआ। उनकी फैमिली में ये बात आम थी। उनकी खुश अखलाकी मर्द और औरत का फ़र्क हरगिज़ नहीं पहचानती थी। यही वजह थी कि मुजना अपने तमाम कज़न्स के साथ अक्सर औकात अपनी मामा के सामने भी बात कर लेती थी। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और चैनल को लाजमी सपोर्ट करें और वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें।